हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। जैसा कि आपको पता है, यूनियन बजट 26-27 और इकोनॉमिक सर्वे 25-26 दोनों डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज कर दिए गए हैं। अब वैसे तो ये डॉक्यूमेंट्स अपने आप में कई के 100 पेजेस के होते हैं, पर हम दोनों डॉक्यूमेंट्स की हाइलाइट्स को डिस्कस कर लेंगे, देख लेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे यहाँ पर काम की हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं की फीचर्स ऑफ द बजट। तो बजट फ्यूचर के लिए होता है, तो फाइनेंशियल 26-27 बजट का डॉक्यूमेंट खत्म होगा तो हम अपना इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पता आपको 1 February 2026 को फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ये बजट कंट्री की पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो बजट डिवीजन है, असल में उसका काम होता है इस डॉक्यूमेंट को बनाने का। ठीक है, आप देख सकते हो 1 February की सुबह पहले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी मिलने गए प्रेसिडेंट को, और उसके बाद जो ये बजट होता है ना, इसको पार्लियामेंट में पेश करने से पहले कैबिनेट या फिर कह लो गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। तो गवर्नमेंट ने अपना अप्रूवल दे दिया, जिसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट को पार्लियामेंट में पेश कर दिया। हो सकता है आप ऐसे सोचो कि भाई 1 February 2026 को बजट को पेश किया गया, पर ये लागू होगा, इसकी जरूरत पड़ेगी 1 April 2026 को। तो ये 2 महीने पहले क्यों? आपको पता है जैसे पार्लियामेंट से कानून पास कराए जाते हैं ना, तो बजट भी पास कराना होता है, तो 2 महीने रखे होते हैं पास करने के लिए। असल में कंसेप्ट बहुत सिंपल है। हमारी कंट्री में जो सरकारी खजाना है ना, जहां सारा पैसा पड़ा है, उसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना चाहती है तो उसको परमिशन चाहिए पार्लियामेंट की। बिना पार्लियामेंट की परमिशन के सरकार पैसा नहीं निकाल सकती। ठीक है, तो या तो हर खर्चे पे पार्लियामेंट से परमिशन लो, या एक कागज पे लिख दो पूरे साल के खर्चे। फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 April से और जाता है 31 मार्च तक। पूरे साल के खर्चे लिख दो एक कागज पे और वो कागज अप्रूव करा दो पार्लियामेंट से। बस वही तो कागज बजट है। तो 1 February को वो कागज पार्लियामेंट के सामने रख दिया गया, पार्लियामेंट उस कागज को पास कर देगी, और 1 April को जब नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा तो पूरे साल के लिए सरकार खर्चा कर सकती है। अगर ये 2 महीनों में 1 February से लेकर 1 April के बीच में अगर बजट पास नहीं हो पाए, तो फिर 1 April से सरकार के पास खर्चा करने की परमिशन नहीं होगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। वो फिर बहुत डेंजरस है, जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट इज इन शटडाउन। इंडिया में तो नहीं होता, हाँ यूएस में बहुत कॉमन है। ठीक है, तो आर्टिकल 266 कहता है कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल जरूर होना चाहिए सरकार के पास, तभी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकते हैं। तो पूरे साल की परमिशन एक ही साथ गवर्नमेंट बजट के थ्रू ले लेती है। बजट वर्ड असल में कॉन्स्टिट्यूशन में तो होता ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा जाता है, बजट तो हम वैसे ही बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकल 112 से 117 के बीच में जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स उनके बारे में डिस्कशन किया जाता है। आर्टिकल 1143 मैंडेट करता है एक बिल बिफोर एनी फंड कैन बी विड्रॉल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। तो सिंपली सरकार क्या करती है, पूरे साल का अपना खर्चा एक कागज पे लिख देती है। जो बजट डिवीजन है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे फाइनेंशियल ईयर का बजट बनाने की। ठीक है, ओके। अब तक निर्मला सीतारमण जी से ज़्यादा जो बजट है वो सिर्फ मोरारजी देसाई जी ने प्रेजेंट किए। तो अगले साल अगर निर्मला सीतारमण बजट प्रेजेंट करें तो उनका भी यहाँ पर 10 बजट प्रेजेंटेशन का रिकॉर्ड एक तरह से मोरारजी देसाई जी के साथ टाई हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखो बहुत सारी डिटेल्स, अगर आप बजट देखो बहुत सारी डिटेल्स हैं। हम कोशिश करते हैं जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट काम की डिटेल्स है उन पर फोकस करें। विकसित भारत मतलब डेवलप इंडिया, हमारा टारगेट है 2047 तक इंडिया को डेवलप इंडिया बनाना है। ठीक है, क्या एम है हमारा एम है कि अपनी एस्पिरेशन को अचीवमेंट में डिक्लेयर करना है। जो इंडिया का पोटेंशियल है उसको फुली अचीव करना है। इसमें कुछ पिलर्स हैं, स्टेबिलिटी, फिस्कल डिसिप्लिन, सस्टेनेबल ग्रोथ, मॉडरेट इन्फ्लेशन, हाई जीडीपी ग्रोथ अचीव करनी है। उसके लिए कुछ टारगेट्स को अचीव करना है, वो टारगेट्स लिखे हुए हैं। एनर्जी सिक्योरिटी है, फिस्कल प्रेजेंस है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी है कि 7% की जीडीपी ग्रोथ अगर हर साल अचीव करनी है उसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा। युवा शक्ति ड्रिवन बजट मतलब यूथ एम्पावरमेंट, यूथ को पुश करेंगे, वही हमारी कंट्री को आगे बढ़ाएगा। ये बजट में ध्यान दिया गया। जो यूथ आज अपने 20s में है वो 2047 तक, जब तक इंडिया को डेवलप बनाना है, वो अपने 30s 40s में पहुंच चुका होगा। तो जो यूथ आज इंडिया का है वो 20 से 25 साल में, अगले 20 से 25 सालों में क्या काम करेगा, उससे पता लगेगा 2047 तक इंडिया एक डेवलप्ड इकॉनमी बनता है कि नहीं बनता। अभी हम एक डेवलपिंग इकॉनमी है। डेवलप इकॉनमी या डेवलपिंग इकॉनमी में फर्क क्या है? देखो सारा फर्क आता है जीडीपी पर कैपिटा से। अगर आपका जीडीपी पर कैपिटा वीक है तो आप एक डेवलपिंग इकॉनमी, अगर आपका जीडीपी पर कैपिटा स्ट्रांग है तो आप एक डेवलप्ड इकॉनमी। अभी हम डेवलप्ड बने नहीं है, हम कोशिश करें। ठीक है,
बजट में कुछ कर्तव्यों के बारे में बात की गई, फर्स्ट कर्तव्य, सेकंड कर्तव्य, थर्ड कर्तव्य, एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, लंबा चलाना, फुलफिल एस्पिरेशन ऑफ पीपल, विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास, ठीक है। रिफॉर्म एक्सप्रेस, आपको पता है पिछला साल 2025 इंडिया में डिक्लेयर किया गया था ईयर्स ऑफ रिफॉर्म्स। बहुत सारे रिफॉर्म्स पिछले कुछ सालों में हमारी कंट्री में आए, जीएसटी के स्लैब्स बदले, लेबर कोड्स लेकर आए पिछले साल, आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को बदला, काफ़ी कुछ किया जिससे हमारी कंट्री को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिल पाई, ठीक है। गवर्नमेंट और रिफॉर्म्स रेगुलरली लेकर आना चाहती है जिससे हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी हाई रहे और जो पीपल सेंट्रिक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। ओके, आगे चलते हैं। पिलर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो सरकार ने यहां पर टोटल 6 पिलर्स के बारे में बात की। तो आप देख सकते हो अगर आप बजट डॉक्यूमेंट देखो इस तरह से, पिलर 1, पिलर 2, पिलर 3, पिलर 4, पिलर 5, पिलर 6, 6 अलग अलग पिलर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन है। इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। पिलर 1 है सस्टेनिंग, सस्टेनिंग मतलब लंबा चलाना इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रेंथिंग द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ, पीपल सेंट्रिक, लोगों के हिसाब से पॉलिसीज बनाना ताकि सबकी डेवलपमेंट हो सके, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, मतलब ऐसी गवर्नेंस होता है, सरकार के काम को बोलते हैं गवर्नेंस, ऐसी गवर्नेंस कर सके जो लोग और गवर्नमेंट को और नजदीक लाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंडिया में बिजनेस करना ईजी होना चाहिए। फिजिकल मैटर्स, ठीक है, फाइनेंशियली फिजिकल मैटर्स होते हैं ऐसे टैक्सेशन, टैक्सेस से आए हुए पैसे को खर्चा करना, ठीक है। तो इसी को, ये 6 पिलर्स को सरकार ने आगे बढ़ाया हुआ। सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी जीडीपी ग्रोथ हाई लिए काफी लंबे टाइम तक, उसके लिए सेमीकंडक्टर मिशन, बायोफार्मा शक्ति, कंटेनर, आपको पता है जो बड़े बड़े शिपिंग कंटेनर्स है वो इंडिया में बने, ये सरकार का एक बहुत बड़ा लॉजिक है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बड़े स्केल पे हो, केमिकल पार्क्स बने, डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स इंडिया में बने, रेयर अर्थ मेटल्स पे काफ़ी ज़्यादा सरकार का फोकस है। स्पोर्ट्स गुड्स की अफोर्डेबल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो सके, इंडस्ट्रियल क्लस्टर ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जा सके, ये सरकार करना चाहती है आने वाले कुछ सालों में ताकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ हाई रख सकें। टैक्स रिफॉर्म्स, क्या ऐसा कोई बड़ा टैक्स रिफॉर्म हमारी कंट्री में आया है इस साल जिसको हम अलग से डिक्लेयर कर सके? ऐसा नहीं है। जैसे कुछ एग्जम्पशंस दे देना, ड्यूटी फ्री लिमिट्स बढ़ा देना, ठीक है, एक्सपोर्टर्स को फायदा दे देना, कस्टम ड्यूटी की छूट दे देना। जैसे आप चाहते हो इंडिया में एयरक्राफ्ट्स बने, ओके, तो ऐसा करो कि एयरक्राफ्ट्स बनने में जो पार्ट्स वगैरह लगते हैं अगर वो बाहर से इंडिया में मंगाया जाए तो उस पर आप कस्टम ड्यूटी ना रखो, ये यहाँ पर सरकार ने लिखा हुआ है, ठीक है। उसके अलावा सरकार चाहती है कि जो कार्गो शिपिंग होती है उस पर टैक्स में अलग अलग छूट देना, ठीक है। एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए सरकार अलग अलग तरह के जो फंड्स है वो अनाउंस, देखो बजट में जो चीज़ें सरकार के द्वारा अनाउंस की जाती हैं क्या सरकार उसको 100% अचीव करती है? देखो कोशिश होती है, कोई बाइंडिंग नहीं है, जो बजट में लिख दिया सरकार से वो होगा ही होगा, सरकार की कोशिश होती है, ठीक है। एमएसएमई को छोटे लोन्स इजीली प्रोवाइड करना ताकि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस तेजी से ग्रो कर सके। रिन्यूइंग द एम्फेसिस ऑफ सर्विसेज सेक्टर, जैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट को पुश करना, हेल्थ में एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को और ज़्यादा स्किल करना, केयर इकोसिस्टम, ये जो अलग अलग तरह के केयर वर्कर्स होते हैं उनको स्किल सिखाना, मेडिकल टूरिज्म, आपको पता है बहुत सारे लोग वीज़ा लेकर इंडिया में इलाज कराने आते हैं, उनको सपोर्ट करना, आयुष, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी, इसमें 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेदा को खोलना, ऑरेंज इकॉनमी जो कंटेंट क्रिएशन, एनिमेशन, ग्राफिक्स की इकॉनमी उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, डिज़ाइन में एक नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डिज़ाइन को सेटअप करना, खेलो इंडिया मिशन जिसमें हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करते हैं उसको आगे पुश करना, एजुकेशन में सब सर्विसेज की बात हो रही है, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाना, गर्ल्स हॉस्टल इन हाई एजुकेशन स्टेम इंस्टीट्यूशन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, स्टेम होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इसको पुश करना, टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बढ़ाना, टूरिज्म में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी को सेटअप करना, ज़्यादा से ज़्यादा गाइड्स जो टूरिस्ट प्लेसेस के गाइड्स हैं उनको अपस्किल करना, नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनाना, माउंटेन ट्रेल्स, टर्टल ट्रेल्स, बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स को डेवलप करना, ग्लोबल बिग कैट समिट सरकार बहुत बड़े स्केल पे होस्ट करेगी, आर्कियोलॉजिकल साइट्स को और अच्छे से डेवलप करेगी और बुद्धिस्ट सर्किट को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी बड़े स्केल पे सेटअप किया जाएगा। फाइनेंशियल सेक्टर में हाई लेवल कमिटी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत, तो 2047 तक हमारी बैंकिंग कैसी होगी, क्या क्या रिफॉर्म्स बैंकिंग में करने पड़ेंगे, उसके लिए एक हाई लेवल कमिटी बनाना। इंसेंटिव देना म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को, तो जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है, आपसे पैसा रेज करती है और उस पैसे को यूज़ करती है डेवलपमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट्स भी करती है, म्यूनिसिपैलिटीज भी करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करना चाहेगी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशंस को और ज़्यादा प्रमोट करना, फेमा रूल्स को स्ट्रॉन्ग करना। टैक्स प्रपोजल्स, क्या इस बार कोई बड़े टैक्स प्रपोजल है? आपको पता होना चाहिए एसटीटी आपको मैं सिंपल सी चीज़ समझाता हूँ, इसके बारे में बड़ी बात हुई। असल में गवर्नमेंट कह रही है
कि इंडिया की जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स होती है और वहां से जो रिटर्न कमाया जाता है, जिसको असल में कैपिटल गेन्स कहा जाता है। तो जो आप शेयर, मतलब सिंपली अगर कहें तो लोग कहते हैं हमने शेयर मार्केट से पैसा कमा लिया। ओके, तो ये ना दो तरह से होता है। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो आप 1 साल से ज्यादा टाइम तक इन्वेस्टमेंट करते हो तब कमाते हो। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में शायद आपने सुना होगा एक चीज होती है एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन। देखो लिखा फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ये जो एफएनओ होता है ना, थोड़ी रिस्की ट्रेडिंग होती है, थोड़ी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है। 95% ऑफ द ट्रेडर्स जो एफएनओ के हैं वो पैसा गवाते हैं सेबी की रिपोर्ट के हिसाब से। तो सरकार क्या कर रही है, ये जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती है ना, शॉर्ट टर्म में आप पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हो, इसको थोड़ा सा डीमोटिवेट कर रही है। कैसे? बहुत माइनर से टैक्सेस को बढ़ाकर। तो इसके बारे में शेयर मार्केट में काफी डिस्कशन हो रही है। शेयर मार्केट जो इस बजट को कह रहा है कि नॉट सो गुड बजट, वो इसी वजह से कह रहा है कि भाई आपने ट्रेडिंग में टैक्स बढ़ा कर दिया। देखो ट्रेडिंग में नहीं बढ़ाया, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होती है ना उसमें सरकार ने थोड़ा सा आप कह लो एक रेग्रेसिव स्टांस लिया कि नहीं, हम नहीं चाहते ये जो शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट्स लोग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस वगैरह, इसमें लोग ज्यादा ना जाए। ठीक है। उसके अलावा फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए आपको पता है एग्रीकल्चर के साथ एलाइड सेक्टर्स होते हैं। एलाइड में जैसे डेयरी आ गया, एनिमल हस्बेंड्री आ रही, फिशरीज आ रही, सैंडलवुड, भारत विस्तार। इसमें सरकार काफी तरह के इनिशिएटिव्स पे काम करेगी ताकि किसानी के आसपास का जो सेक्टर है वो और ज्यादा ग्रो कर सके। ठीक है। और सेकंड यहां पर पिलर है स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशंस ऑफ ग्रोथ। अब जैसे कैपेक्स, आई होप आपको पता होगा, जो सरकार के द्वारा खर्चा किया जाता ना, जिसको बजट में लिखते हैं एक्सपेंडिचर, वो दो तरीके का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है सरकार का फिक्स खर्चा, फिक्स स्पेंडिंग, जैसे सैलरीज देना सरकारी एम्प्लॉयज की, पेंशन वगैरह देना। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है सरकार का नॉन फिक्स स्पेंडिंग, नॉन फिक्स खर्चा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का सबसे बड़ा पार्ट होता है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, जो कि बहुत जरूरी है। तो पब्लिक कैपेक्स सरकार बढ़ा रही है। ठीक है। उसके अलावा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दो ऑलरेडी है हमारी कंट्री में। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में क्या होता है, ऐसी रेल लाइंस बनती हैं जो स्पेसिफिकली माल गाड़ियों के लिए। दो ऑलरेडी है, जो नॉर्थ से एक चली जाती है महाराष्ट्र की तरफ, एक चली जाती है वेस्ट बंगाल की तरफ। अब तीसरा आएगा दुनकनी इन दी ईस्ट टू सूरत इन दी वेस्ट। गुजरात के सूरत से वेस्ट बंगाल के दुनकनी को जोड़ा जाएगा। न्यू नेशनल वाटरवेज, जब नदियों पे शिप चढ़ाए जाते हैं उस पर सरकार काम करना चाहती है। कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम लेकर आना चाहती है। सी प्लेन्स, तो ये लेक्स या डैम के रेजर्वायर्स पे सी प्लेन लैंड कर सके, टेक ऑफ कर सके, उसको सरकार प्रमोट करना चाहती है। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बन सके, इसको सरकार प्रमोट करना चाहती है। ओके। एनर्जी सिक्योरिटी, जितनी इंडिया की एनर्जी की डिमांड है उतनी एनर्जी हम प्रोवाइड कर सके, इसमें सरकार क्या अनाउंस कर रही है। इसमें बहुत जगह आप देखोगे बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, सरकार कस्टम ड्यूटी हटाएगी अगर आप बाहर से विंड, सोलर एनर्जी, सबका इक्विपमेंट बाहर से मंगाने की कोशिश करोगे, तो सरकार उस पर जो कस्टम ड्यूटी लगती है उसको कम कर देगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सके पावर सेक्टर ऑफ द कंट्री, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर ऑफ द कंट्री। अर्बनाइजेशन, जब लोग बहुत ज़्यादा गांव से, छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ मूव करते हैं तो बड़े शहरों पे प्रेशर पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे। उसमें सरकार बता रही है कि हम 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाएंगे। मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी, ऐसे कुछ बड़े कॉरिडोर्स, रेल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, ऐसी डेवलपमेंट करो जिसका फायदा लोगों को मिल सके, जिसमें सरकार ने अनाउंस किया सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाएगा। आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आपको पता है अगर किसी की मतलब हैंड नहीं है या वर्किंग नहीं है या लेग नहीं है तो आर्टिफिशियल लिम्ब लगाना पड़ता है, उसको सरकार सपोर्ट करना चाहेगी। निम्हांस जो नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट है उसको एक ऑलरेडी है, एक सरकार प्रमोट करना चाहेगी। ठीक है। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, असल में ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस क्या होता है, इसमें सरकार कोशिश करती है इस तरह से सरकार को चलाया जाए ताकि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट बन सके गवर्नमेंट की तरफ। ठीक है। उसमें सब देखो बेसिक चीज़ें यहाँ पर ये लिखी हुई है कि इस तरह की टैक्सेशन लेकर आएंगे या इस तरह से हम पॉजिटिव चीज़ें करेंगे कि लोग ज़्यादा ट्रस्ट कर सके गवर्नमेंट को। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बहुत सारी चीज़ें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अनाउंस की गई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है कि इंडिया में बिजनेस करना ईजी हो सके, जैसे इंडिविजुअल पर्सनल रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया विल बी परमिटेड टू इन्वेस्ट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट विदाउट एनी टैक्सेस वगैरह। ठीक है। उसके अलावा सरकार टीसीएस रेट घटाएगी, सरकार डिडक्शंस कम से कम करेगी, सरकार आईटीआर फाइलिंग में आपको ज़्यादा टाइम देगी। अगर आपने एक आईटीआर फाइल करी उसमें आपको चेंजेस करने तो आईटीआर 2 आप फाइल कर सकते हो। ठीक है।
सरकार स्मॉल टैक्स पेयर्स को जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कुछ छूट है वो यहाँ पर देने की कोशिश करेगी। तो आई होप आप समझ पाए कि ऐसा कोई बहुत बड़ा टैक्स रिलेटेड चेंज नहीं आ रहा, बहुत माइनर सी चीज़ें सरकार यहाँ पर बदलना चाहती है। उसके अलावा फिस्कल मैटर्स क्या होता है, पहले तो आपको पता होना चाहिए अभी हमारी कंट्री में जो टैक्स है ना, टैक्स वो डिवाइड किया जाता है 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से। क्या होता है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन में, क्या होता है, मान लो 100 रुपये टैक्स में आए, इसमें से कितने जाएंगे सेंटर के पास, मान लो आपने सेंटर को 100 में से दे दिए 45 रुपये, और कितने जाएंगे स्टेट के पास, 100 में से आपने स्टेट को दे दिए 55 रुपये। इसको बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ टैक्सेस। पहले तो फाइनेंस कमीशन ये डिसाइड करता है वर्टिकल डिवीजन कैसे होनी चाहिए। हो गई वर्टिकल डिवीजन, सेंटर को मिल गए 100 में से 45 रुपये, स्टेट को 55 रुपये। अब स्टेट को जो 55 रुपये मिले उसमें से पंजाब को कितने मिलेंगे, हरियाणा को कितने, हिमाचल को, तमिलनाडु को। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ टैक्सेस। तो वर्टिकल डिवीजन ऑफ टैक्सेस और हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ टैक्सेस जो है ये फाइनेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया जाता है। अभी 16वां फाइनेंस कमीशन अरविंद पानागिरिया जी की लीडरशिप में बैठाया गया, तो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन टू रिटेल दी वर्टिकल शेयर। तो आपको समझ में लगा वर्टिकल शेयर और हॉरिजॉन्टल शेयर का क्या मतलब हुआ। वर्टिकल शेयर मतलब कितना सेंटर को देना है, कितना स्टेट्स को देना है। फिर हॉरिजॉन्टल शेयर मतलब स्टेट्स को जितना मिला उसमें से पंजाब हरियाणा किसको देना है, वो यहाँ पर सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया। उसके अलावा यहाँ पर बात हो रही है डेट टू जीडीपी रेशो। अभी मैं आपको समझाता हूँ डेट टू जीडीपी रेशो क्या होता है। मान लो सरकार के ऊपर टोटल कर्जा है 20 लाख करोड़ या 30 लाख करोड़, कुछ भी अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है सरकार के ऊपर जो टोटल कर्जा है वो इंडिया की जीडीपी का कितने परसेंट है। तो जैसे कोविड के टाइम पे सरकार के ऊपर जो टोटल कर्जा था वो इंडिया की जीडीपी का हो गया था 9%, जो काफी ज्यादा है। अब सरकार इसको 4.4% के आसपास लेके आना चाहती है, जो काफी कंट्रोल है। यहां पर डेफिसिट ट्रेंड्स के बारे में बात की गई है, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अच्छी बात है, सारे डेफिसिट घट रहे, मैं आपको समझाता हूं डेफिसिट क्या होता है। मान लो सरकार ने कमाया 100 रुपये पॉजिटिव पूरे साल में और सरकार ने खर्चा 130 रुपये नेगेटिव, तो अब 30 रुपये सरकार को कहीं से अरेंज करने पड़ेंगे, इसी को बोलते हैं डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट तो ये मैंने आपको बता दिया, सरकार ने पूरे साल में कमाया कितना, खर्चा कितना, उसके बीच का फर्क फिस्कल डेफिसिट। कैसे काउंट होता है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी घट रहा है, ओके। रेवेन्यू डेफिसिट, अब आपको मैं बताता हूं, पहले तो आपको समझना पड़ेगा रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू रिसीट्स मतलब देखो, इसके लिए ना एक छोटा सा चार्ट आता है, मैं आपको वही बता देता हूं, अगर कहीं हमारे पास ठीक जगह हो यहां समझा देता हूं। तो बजट में दो चीजें होती हैं, सरकार की कमाई और सरकार का खर्चा। कमाई होती है रिसीट्स, खर्चा होता है एक्सपेंडिचर। रिसीट्स भी आगे दो तरह की होती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। एक्सपेंडिचर भी दो तरह का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जहां जहां रेवेन्यू लिखा है ना, यहां हमको वहां लिख देना है फिक्स, पक्का, और जहां जहां कैपिटल लिखा है वहां लिख देना नॉन फिक्स, नॉन फिक्स जो पक्का नहीं है, ठीक है। फिक्स कमाई, सरकार की फिक्स कमाई, तो रेवेन्यू रिसीट्स हुई सरकार की टैक्सेस वगैरह, जो फिक्स कमाई आनी है। फिक्स खर्चा, सरकार का फिक्स खर्चा, सैलरीज और पेंशन जो सरकार ने देना ही देना है। नॉन फिक्स कमाई जिसमें सरकार लोन्स लेती है, बोरोइंग्स लेती है, सरकारी कंपनियों में डिसइन्वेस्ट कर देती है। डिसइन्वेस्ट का क्या मतलब हुआ, सरकारी कंपनी में पैसा डालना, इन्वेस्टमेंट, फिर सरकारी कंपनी में से अपना थोड़ा सा सरकार हिस्सा बेच के वो पैसा वापस लेती है, डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट जो होता है वो नॉन फिक्स कमाई है सरकार की। अब आखिरी क्या रह गया, नॉन फिक्स खर्चा, इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार का नॉन फिक्स खर्चा, या कैपेक्स भी बुला लेते हैं, ठीक है, नॉन फिक्स खर्चा कैपेक्स। इसमें जनरली क्या आता है, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या हुआ, देखो रेवेन्यू डेफिसिट हुआ रेवेन्यू रिसीट्स माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सरकार की पक्की कमाई और सरकार का पक्का खर्चा। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब हुआ सरकार की पक्की कमाई, रेवेन्यू रिसीट्स अगर 100 है तो सरकार का पक्का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 120 है। सोचो, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब हुआ सरकार की पक्की कमाई से सरकार अपना पक्का खर्चा भी पूरा नहीं कर पा रही। पक्की कमाई में क्या होते हैं, टैक्सेस,
और पक्के खर्चे में क्या होता है, सैलरीज और पेंशन होता है, पर इसमें और चीज़ें भी होती है, फ्रीबी का बर्डन भी सब इसी पे आता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट आपकी इकोनॉमी के लिए बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं, काफ़ी ख़राब चीज़ है, पर है हमारी कंट्री में, स्टेट्स में भी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, सरकार का ओवरऑल पूरी कमाई और पूरे खर्चे का फर्क, फिस्कल डेफिसिट, सरकार इसको लोन लेके बोरो करती है। रेवेन्यू डेफिसिट सरकार की फिक्स इनकम और फिक्स एक्सपेंडिचर के बीच का फर्क। प्राइमरी डेफिसिट, मान लो सरकार ने 30 रुपए लोन पे लिए, सरकार के लिए 30 रुपए में से 15 रुपए ही जरूरत थी हमें, तो आपने बोला बाकी 15 रुपए क्यों लिए? उन्होंने बोला बाकी 15 रुपए तो इसलिए लिए कि वो पुराने लोन की तो भी किस्तें देनी थी, तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट 15 ही माना जाएगा, बाकी 15 तो वो पुराने लोनों की किस्तें देनी थी। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, सरकार बोलती है कि जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है उसमें से थोड़ा पैसा आगे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट हो जाता है, तो उसको माइनस कर दो, उसके बाद जो पैसा बचा, उसके बाद जो डेफिसिट बचा वो हुआ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। तो डेफिसिट भी बहुत तरह का होता है। ओके, रुपी कम्स फ्रॉम रुपी गोज टू, अगर सरकार ने 1 रुपया कमाया तो उसका 24 पैसे आया बोरिंग लोन्स लाइबिलिटी से, 18 पैसे आया कॉर्पोरेशन टैक्स से, 21 पैसे आया इनकम टैक्स से, 4 पैसे कस्टम से, जो बाहर से कोई सामान इंडिया आता है तो कस्टम ड्यूटी लगती है, 6 पैसा आया सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन एक्साइज से। एक्साइज क्या होता है, जब कोई चीज़ एक स्टेट में बन के दूसरी स्टेट में बिकने के लिए जाती है, एक्साइज ड्यूटी पे करनी होती है। 15 पैसे आए जीएसटी और बाकी टैक्सेस से। 1 रुपए में से 10 पैसा जो सरकार ने कमाया ये है नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू वो रेवेन्यू जो सरकार को आ रहा है पर टैक्स नहीं है, जैसे फाइन्स चलान लोग पे करते हैं वो। 2 पैसा आया, 1 रुपए में से 2 पैसा आया नॉन डेट कैपिटल रिसीट। नॉन डेट मतलब जिसमें सरकार ने लोन नहीं लिया, और कैपिटल रिसीट्स होता है सरकार की नॉन फिक्स कमाई, जैसे कोई सरकारी कंपनी में सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, उसको बोलते हैं नॉन डेट कैपिटल रिसीट, ठीक है। सरकार ने जब 1 रुपया खर्चा, वो कैसे खर्चा गया, तो सबसे बड़ा हिस्सा सरकार का कहाँ खर्चा गया, 1 रुपए में से 22 पैसे तो स्टेट्स को उनका हिस्सा देना होता है शेयर का, 20 पैसे इंटरेस्ट पेमेंट। अब ये इंटरेस्ट पेमेंट क्या, अगर आप 1 रुपया कमा रहे हो और 24 पैसे लोन लेकर आ रहा है, तो जब आप 1 रुपया खर्चोगे तो पुराने लोनों की किस्तें भी तो देनी पड़ेगी, तो 1 रुपये में से 20 पैसे तो इंटरेस्ट पेमेंट में चला गया। उसके अलावा अगला बड़ा हिस्सा फाइनेंस कमीशन को 7 पैसे रख देते हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम 2 तरह की होती है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, उसमें सरकार पैसे का बड़ा हिस्सा देती है, थोड़ा स्टेट दे देती है 8 पैसा, और सेंट्रल सेक्टर स्कीम उसमें पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है खर्चा सब कुछ, उसमें स्टेट्स कुछ नहीं करती। हर 1 रुपये में से 17 पैसे यहाँ जा रहे हैं। अदर एक्सपेंडिचर के लिए 7 पैसे रख लिए, सिविल पेंशन के लिए 2 पैसे, सब्सिडी जो सरकार देती है फर्टिलाइजर में, इलेक्ट्रिसिटी में, उज्ज्वला स्कीम में 6 पैसे रख लिए, डिफेंस को सीधे सीधे 11 पैसे, ठीक है। तो रुपी कम्स फ्रॉम रुपी गोज टू, आपने यहाँ समझ लिया। कैपिटल रिसीट्स क्या होती है, तो मैंने आपको बता दिया, एक होता है रेवेन्यू रिसीट्स, एक होता है कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स सरकार की फिक्स कमाई, फिक्स रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स सरकार की नॉन फिक्स कमाई। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार का फिक्स खर्चा, सरकार को करना ही पड़ेगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार का नॉन फिक्स खर्चा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मैंने आपको चार्ट बना के दिखाया था, ठीक है। कैपिटल रिसीट सरकार की नॉन फिक्स कमाई, जिसमें सरकार बोरिंग वगैरह ले लेती है, डिसइन्वेस्टमेंट से सरकार को पैसा आता है, वो कैसे जाएगी। रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स मतलब सरकार की फिक्स कमाई, वो कैसे बढ़ेगी। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब ये क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है सरकार की नॉन फिक्स कमाई, जिसमें सरकार न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्चती है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्चा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पैसा स्टेट्स को दिया, स्टेट्स ने भी कुछ पैसा यूज करके नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, दोनों को कैलकुलेट करके इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर बना, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार के पक्के खर्चे, ये सबसे खराब चीज होती है, इसको कम से कम रखना चाहिए। सैलरीज पेंशन होती है इसमें, पर इसका बर्डन कम आना चाहिए। सरकार इसी में फ्री बी वगैरह का बहुत बड़ा बर्डन डाल देती है, इसलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, कम होना चाहिए, ठीक है। यहां पर क्या है, नेट रिसीट्स ऑफ दिस रिसीट्स मतलब कमाई, ठीक है। टोटल ट्रांसफर टू स्टेट्स एंड यूटीज कितना होगा, ठीक है, वो बताया गया। किस मिनिस्ट्री को कितना मिला, ऑलमोस्ट 5,98,520 करोड़ ट्रांसपोर्टेशन, फिर उससे थोड़ा कम डिफेंस, फिर रूरल डेवलपमेंट, आप नंबर देख सकते हो, होम अफेयर्स, एग्रीकल्चर अलाइड, एजुकेशन, एनर्जी, हेल्थ, ये मिनिस्ट्रीज के हिसाब से। अर्बन डेवलपमेंट, आईटी, कॉमर्स, सोशल वेलफेयर, साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये सब मिनिस्ट्रीज है, ठीक है। ओके, इसके साथ हमारा यूनियन बजट खत्म। यही यूनियन बजट की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। मैंने आपको वो चीज़ें बताने की कोशिश करी, मतलब बजट में तो देखो बहुत तरह की चीज़ें लिखी है, और उसको समझने में तो एक अच्छा खासा टाइम लगेगा।
बजट को आप मान लो एक किताब है और पूरी किताब एक बार में नहीं पढ़ी जा सकती। तो जो चीज़ें साफ साफ दिख रही है कि हाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, रुपी कम्स फ्रॉम रुपी गोस टू, वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। इकोनॉमिक सर्वे, इसकी भी बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीज़ें देखते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे था 25-26 के लिए। बजट पे क्या लिखा था? बजट पे लिखा था 26-27। इसका मतलब बजट है फ्यूचर के लिए, और एक मतलब जो अगला फाइनेंशियल अभी आने, उसको आने में 2 महीने बचे हैं। और इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है कि ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है, जो बस अभी 2 महीने में खत्म होगा, ये कैसा गया। ठीक है, इसको बनाने में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इस टाइम पे है वी अनंतरा नागेश्वर जी। ओके, 15 इसके टोटल चैप्टर्स थे। तो जैसे आप देख सकते हो, स्टेट ऑफ इकोनॉमी पहला, फिस्कल डेवलपमेंट दूसरा। ठीक है, तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ ठीक है, स्टेबल है। आपको पता ही है 7.4% की प्रेडिक्शन है हमारी जीडीपी ग्रोथ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26। अभी है उसमें 2 महीने खत्म होने को। प्राइवेट कंजम्पशन पॉजिटिव है, इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव है। ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या होता है कि जैसे दूध खरीदा गया 100 रुपए का और दूध से बना दिया गया खोया, और वो खोया बेचा गया 150 का, तो 50 रुपए की वैल्यू एडिशन हुई। हम चाहते हैं हमारे प्राइमरी सेक्टर में, जहां किसान वगैरह होते हैं, वहां सबसे ज्यादा वैल्यू एडिशन होती सबसे ज्यादा सर्विसेज सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रमोट करते हैं। ओके, फिस्कल डेफिसिट, वही सरकार के ऊपर जो कर्जा है, पूरी जीडीपी का 9.2% पहुंच गया था कोविड के टाइम पे, अब उसको सरकार घटा के 4.4% पे लेकर आई। टैक्स का ज्यादा बड़ा हिस्सा कहां से आना चाहिए? इनडायरेक्ट टैक्स के डायरेक्ट टैक्स। देखो, डायरेक्ट टैक्स देते हैं सैलिड वाले, जो फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल है लोग। इनडायरेक्ट टैक्स सब देते हैं, गरीब को भी देना पड़ता है। जैसे वो कुछ खर्चना, मार्केट में कुछ खर्चने जाता है, उसका इनडायरेक्ट टैक्स लग जाता है। तो सरकार के ओवरऑल टैक्स का बड़ा हिस्सा कहां से आना चाहिए? डायरेक्ट टैक्स, जो धीरे धीरे बढ़ भी रहा है। ठीक है, ई वे बिल्स, जब बिजनेसेस ग्रो करते हैं ई वे बिल्स बढ़ते हैं। जीएसटी कलेक्शन इंडिया में बढ़ रही है, जो हमने जीएसटी में स्लैब चेंज किया था उससे हमें काफ़ी फायदा हुआ, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, और हमारे पॉलिसी रेट्स घटे, तो जैसे रेपो रेट वगैरह जब ये घटते हैं तो आपकी कंट्री में लिक्विडिटी बढ़ती है, लिक्विडिटी बढ़ती है तो उससे ग्रोथ भी ज़्यादा आती है, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा आती है। पर अभी हमें इन्फ्लेशन की चिंता नहीं, वो वैसे ही हमारी कंट्री में काफ़ी कम है। अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर्स बढ़े, नेशनल पेंशन स्कीम के सब्सक्राइबर्स बढ़े, इंश्योरेंस फॉर ऑल का जो टारगेट है 2047 का, उसकी तरफ पॉजिटिवली हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट वगैरह अच्छी ग्रो कर रही हैं। ये जो हमारी पूरी फाइनेंशियल मार्केट्स और फाइनेंशियल सेक्टर्स के रेगुलेटर हैं, सेबी, आरबीआई, आईआरडीआई, पीएफआरडीए, वो अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। माइक्रो क्रेडिट स्कीम्स, जिसमें छोटे लोन दिए जाते हैं, स्वाधिनी योजना जिसमें रेडी वालों को लोन दिया जाता है, वो ठीक से काम कर रहे हैं हमारी कंट्री में। एक्सटर्नल सेक्टर जिसमें हमारा ट्रेड में होने वाला प्रॉफिट स्ट्रांग है। सर्विसेज सेक्टर तो हमारा हमेशा स्ट्रांग है। पिछले 5 सालों में बहुत बड़ी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स और बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स, ये भी ट्रेड डील होती है। एक तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है कि ये सिंपल ट्रेड डील्स होती हैं, ये हमारी काफ़ी अच्छी रही, जैसे इंडिया यूरोप वाली रिसेंटली लिखी हुई है। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? इसके लिए भी एक छोटा सा चार्ट होता है, जैसे आपको भी वो बजट वाला बताया ना, इसका भी एक चार्ट बना देता हूँ, थोड़ी जगह यहाँ पर मिल जाए अगर। हाँ, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? हमारा जो पूरी दुनिया के साथ हिसाब किताब है ना पैसे का, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। हमारा पूरी दुनिया के साथ पैसे का हिसाब किताब ट्रेड में, जिसमें गुड्स सर्विसेज सब आ गया, वो होता है करंट अकाउंट में। हमारा पूरी दुनिया के साथ पैसे का हिसाब किताब इन्वेस्टमेंट में, वो आता है कैपिटल अकाउंट में। बताओ, ट्रेड में हम दुनिया को ज़्यादा बेच रहे हैं कि दुनिया से ज़्यादा खरीद रहे हैं? अभी तो हम ही ज़्यादा खरीद रहे हैं। कच्चा तेल, गैस, गोल्ड बहुत महंगा पड़ता है, तो ट्रेड में हमें हो रहा है नुकसान, इकोनॉमिक्स में नुकसान को बोलते हैं डेफिसिट। तो यहाँ से टर्म बनी करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये जितना कम हो उतना अच्छा है। कैपिटल अकाउंट में हम दुनिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें कि दुनिया इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करिए? दुनिया ही इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करिए, हम तो कुछ भी नहीं करते, तो यहाँ हमें फ़ायदा हो रहा है। इसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं सरप्लस, तो कैपिटल अकाउंट सरप्लस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, जो हमारी कंट्री का हाँ ठीक है स्टेबल ही चल रहा है, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे। हम लोग डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स अपनी कंट्री में बढ़ा रहे हैं। एफडीआईज में अभी भी चिंता है, फॉरेन इन्वेस्टर भी उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो एक चिंता वाली बात है। फॉरेक्स रिजर्व स्ट्रांग हो रहे हैं, बाहर से जो सरकार का उधार है वो हमारे कंट्रोल में। ठीक है, इन्फ्लेशन तो पिछले साल काफ़ी कम रही। इन्फ्लेशन की टाइप्स होती है, फूड इन्फ्लेशन, खाने पीने की चीज़ें की इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, जो आपको टोटल इन्फ्लेशन पड़ती है वो हेडलाइन इन्फ्लेशन होती है। कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन में सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स की इन्फ्लेशन देखी जाती है जिन प्रोडक्ट्स की महंगाई बहुत तेजी से ऊपर नीचे ना। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी महंगाई बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है, उनको बोलते हैं वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स, फूड, फ्यूल वगैरह। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में से जब हम माइनस कर दें वॉलेटाइल प्रोडक्ट्स की इन्फ्लेशन, तो बन जाती है कोर इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन इक्वल्स टू कोर इन्फ्लेशन प्लस वॉलेटाइल इन्फ्लेशन
या कोर इन्फ्लेशन का फॉर्मूला बना हेडलाइन इन्फ्लेशन माइनस वॉलेटाइल इन्फ्लेशन, ठीक है। आई होप आप इसको समझ पाए। वो कौन सी कंट्री जिसने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में सबसे तेजी से अपनी इन्फ्लेशन को हटाया? इंडिया, फिर फिलीपींस, फिर फ्रांस, हमने सबसे तेजी से, ठीक है। उसके अलावा हमारी कंट्री में फूड इन्फ्लेशन में हमने बहुत काम किया, फूड इन्फ्लेशन को बहुत स्टेबल किया। मैंने आपको बताया ग्रॉस वैल्यू एडिशन का क्या मतलब होता है, जब इंसानी स्टेप की वजह से किसी चीज का दाम बढ़े। जैसे मान लो खाने पीने की चीज़ों के लिए जो रॉ मटेरियल्स है, आप एक रेस्टोरेंट में गए और आपने वेज बिरयानी ऑर्डर करी, उसमें क्या राइस है, वेजिटेबल्स है, गैस लगी थोड़ी बहुत, ठीक है, मसाले लगे, उस सब की कॉस्ट क्या निकल के आती होगी? 50 से 60 रुपये मुश्किल से। और वो जो पूरी वेज बिरयानी की प्लेट है उसकी कॉस्ट कितनी निकल के आएगी? मे बी 350 रुपीज़। तो ये वैल्यू एडिशन हो गई 300 रुपये की, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा वैल्यू एडिशन हो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में और उसके बाद सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में। पर एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी भी कम है, क्रॉप सेक्टर में थोड़ी बढ़ी है, लाइफ स्टॉक में बढ़ी है, फिशरीज में बढ़ी है, ठीक है। किसान के लिए जो एथेनॉल, आपको पता होगा आजकल जो गन्ने का किसान है उसके शुगर केन से एथेनॉल की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक मदद कर पा रहा है। फिर यहाँ पर पूरी स्कीम्स है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की जो ठीक से काम कर रही हैं। कृषि विज्ञान केंद्र लिखा हुआ है, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन लिखा हुआ है, हाई यील्डिंग सीड्स जो ज़्यादा आउटपुट निकाल के देते हैं उसके बारे में बात है, फर्टिलाइजर सब्सिडी लिखा हुआ है, पीएम किसान जिसमें 6,000 रुपये हर किसान के अकाउंट में 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में दिए जाते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस, ये वो सारी स्कीमें जो ठीक से काम कर रही है। देखो इकोनॉमिक सर्वे बताता है क्या सही चल रहा है, बजट बताता है क्या हम आगे जाके करेंगे। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ बहुत अच्छी है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टिंग बढ़िया चल रही है, पोर्ट कार्गो ट्रैफिक, एयर पैसेंजर ट्रैफिक, रेलवे फ्रेट सब बढ़िया चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। टूरिज्म सेक्टर हमारा बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। एवरेज होटल ऑक्यूपेंसी 60%, मतलब अगर एक होटल है उसमें 100 रूम है तो साल में तकरीबन 60 रूम तो लगे रहे, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा है, ठीक है। रियल एस्टेट ग्रो कर रहा है, मीडिया एंटरटेनमेंट ग्रो कर रहा है, हमारे स्टार्टअप्स अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बात की जा रही है? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अबाउट दी ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग, अच्छी ग्रोथ है, सीमेंट इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, फिनिश स्टील इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, कोल अच्छा, आपको पता है ये सब इंडिया के 8 कोर इंडस्ट्रीज का भी पार्ट है। एक्सपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल अच्छा ग्रो कर रहा है, ऑटोमोबाइल्स और ईवी रजिस्ट्रेशन भी इंडिया में भाई अच्छे से ग्रो कर पा रहे हैं, ठीक है। मोबाइल फोन इंडस्ट्री में तो बहुत ही भयंकर ग्रोथ है, ओके। इंडिया में एक सेकेंड, इंडिया में पेटेंट्स बहुत तेजी से ग्रो हुए, ट्रेडमार्क्स अच्छे से ग्रो, ओके आगे चलते हैं। इफेक्टिव कैपेक्स, कैपेक्स क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैंने आपको बताया वो इंडिया में ग्रो कर रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, टोटल प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं, नेशनल हाईवे रोड्स, हाई स्पीड कॉरिडोर्स, रेलवे नेटवर्क ग्रो कर रहा है, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है। टर्न अराउंड टाइम घटा है, टर्न अराउंड टाइम मतलब एक शिप आया आपके पास, आपने उसमें से सामान अनलोड किया और अपना सामान लोड करके वापस भेजा, पहले ज़्यादा लगता था अब कम लग रहा है, ठीक है। कार्गो मूवमेंट इनलैंड वाटरवे, इनलैंड वाटरवे होता है जब नदियों पे शिप चलते हैं, वो स्ट्रांग हो रहा है इंडिया में, ठीक है, ओके। टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में ग्रो कर रहा है, जहां पर आपको 2014 में एक एवरेज जीबी की कॉस्ट पड़ती थी 269 रुपीज़ के आसपास, अब वो सिर्फ 8 रुपये के आसपास पड़ रही है। एक एवरेज डिवाइस से जो इंटरनेट कंजम्पशन है वो 2014 में आधा जीबी का भी 10वां हिस्सा होता था, वो 25 जीबी से ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स इंडिया में बढ़ रहे हैं, पर शायद उससे ज़्यादा बढ़िया हो गया अगर हम न्यूक्लियर पे फोकस करें। ये इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई, शांति एक्ट जिसमें 49% न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट को हिस्सेदारी दी जाएगी, इसके बारे में बात की गई है। जो गवर्नमेंट स्कीम्स ठीक से चल रही हैं, हमारे एनर्जी सेक्टर को ग्रो कर रही हैं, उसके बारे में बात की गई है। एजुकेशन सेक्टर हमारा ठीक से ग्रो कर पा रहा है, जो स्कीम्स हैं, जैसे इसमें क्या होता है एजुकेशन सेक्टर में, इसमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, कितने बच्चे स्कूल में एनरोल हो रहे हैं, उसके बारे में बात की गई, जो ठीक से चल रहा है। जो कैलोरी इनटेक है इंडियंस का, वो काफ़ी हद तक स्ट्रांग हुआ है, मतलब हेल्थ वाइज इंडिया बेटर कर रहा है। हाँ, पहले क्या था, ना खाने की वजह से प्रॉब्लम होती है, अब ज़्यादा खाने की वजह से दिक्कत है, उस पर फोकस करना जरूरी है। पर हाँ, ओवरऑल चीज़ें सही जा रही हैं। लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटता है। पिछले साल जो हमने 29 लेबर लॉज को इकट्ठा करके 4 लेबर कोड्स बनाए थे, कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, वो बढ़िया से काम कर रहे हैं। फीमेल पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमी काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो रहा है, ओके, ये अपने आप में अच्छी चीज़ है। स्किल, तो स्किल सिखाने में काफ़ी ज़्यादा जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, स्किल इंडिया मिशन वगैरह, वो ठीक से काम कर रही है। रूरल डेवलपमेंट में बहुत सारी स्कीम जैसे स्वामित्व योजना, नमो दीदी ड्रोन योजना, ये सब अच्छे से काम कर रही है कंट्री में। एआई में अब सोचो, एक चैप्टर अलग से एआई के ऊपर है कि अभी भी एआई बिल्कुल आप कह लो कि इंटीग्रेट हो रहा है इकोनॉमी में, किस तरह से उसको आगे इंटीग्रेट करना है, कैसे वो हमें और ज़्यादा मदद कर सकता है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, उसके ऊपर बात की गई है इकोनॉमिक सर्वे में। उसके अलावा यहाँ पर बात क्या की गई है, बात की गई है अर्बनाइजेशन। जैसे एक बहुत चिंता वाली बात है कि भाई
ट्रैफिक की वजह से इंडियंस जो बहुत ज़्यादा अपना टाइम लूज कर देते हैं, वो एक काफ़ी चिंता वाली चीज़ है कि आप घर से ऑफिस गए, आपको 1.5 घंटा लग गया, ऑफिस से घर आए और 1.5 घंटा लग गया, उसको हमें इंप्रूव करना चाहिए। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, शहरों की फैसिलिटीज़ को इंप्रूव करना चाहिए। इसके बारे में इकोनॉमिक सर्वे में बात की गई। ठीक है, ठीक है। इसके साथ यूनियन बजट 26-27 और इकोनॉमिक सर्वे 25-26 की जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी मैंने कोशिश करी। देखो ये डॉक्यूमेंट्स अपने आप में दोनों मिला दो तो हज़ारों पेजों में चला गया बात, पर उसके जो बहुत ही कोर हाइलाइट्स है वो मैंने आपके साथ इस एक वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करी। मिलेंगे स्टूडेंट्स अपनी ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।